हाय गाइस, आई एम अंकित एंड मैं हूँ एक नीट एस्पायरेंट। नीट 2025 का एग्ज़ाम मैंने भी अटैम्प्ट किया था एंड इस बात में कोई दो राय नहीं है कि एग्ज़ाम सबसे ज़्यादा टफ, सबसे ज़्यादा पैटर्न चेंज इसी साल देखने को मिले थे। तो नीट 2025 को मद्देनज़र रखते हुए आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि नीट 2026 का एग्ज़ाम कैसा हो सकता है, किस टाइप का पेपर आएगा, कहाँ से पढ़ना है। आज की वीडियो में आपको पूरा बताऊँगा। मैं पूरी एनालिसिस करके लाया हूँ नीट 2020 से लेके नीट 2025 तक। एंड उससे पहले कि मैं आपको बताऊंगा पहले कैसा पेपर आता था एंड बेस्ट पॉसिबल वेज जिसमें आप प्रिपरेशन कर सकते हो ताकि नीट 2026 में आपको कोई दिक्कत ना आए। चाहे एग्ज़ाम कैसा भी आओ, टफ आओ, इजी आओ, आप उसमें अच्छा ही परफॉर्म करोगे। तो सबसे पहले मैं बात करूँ नीट 2025 की कि इसमें क्या चेंजेस थे, कैसा एग्ज़ाम पैटर्न था। तो देखो, सबसे पहले मैं बात करूँगा फिज़िक्स की, क्योंकि यही सबसे ज़्यादा हार्ड होती है एंड यही डिसाइड करती है कि आप मेडिकल कॉलेज में जाओगे कि नहीं। तो फिज़िक्स इस बार हार्ड क्यों थी, इसका रीज़न मैं सिंपल से आपको बताता हूँ। क्योंकि नीट 2020 में कोविड-19 आया था, उसके बाद से पेपर का लेवल एकदम कम कर दिया गया था क्योंकि कोचिंग सेंटर्स एंड सब कुछ बंद था एंड बच्चे एग्ज़ाम की प्रिपरेशन नहीं कर पा रहे थे। अब प्रिपरेशन नहीं होने के कारण कॉन्सेप्चुअल नॉलेज कम थी, तो इस वजह से एनटीए ने डिसाइड किया कि पेपर के लेवल को कम कर दिया एंड जो फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन थे सिर्फ वही बनाए। आप फार्मूला लगाओ, क्वेश्चन सॉल्व, एंड बस यही था। जिसको फार्मूला आते, थोड़े कॉन्सेप्ट आते थे, बेसिक्स बेसिक्स, उसका एग्ज़ाम बन जाता था, 6 मार्क्स आ जाते थे फिज़िक्स में। लेकिन अब कोविड को जाए हुए काफ़ी टाइम हो चुका है एंड चीज़ें चेंज हो चुकी हैं। अच्छे से बच्चे पढ़ाई करते हैं, ऑनलाइन एजुकेशन का इतना सिस्टम बढ़ चुका है, इतना ज़्यादा डोमिनेंस हो चुका है कि अब एनटीए को पता है कि बच्चों के पास अच्छी कॉन्सेप्चुअल नॉलेज है। तो उसी चीज़ का यूज़ उन्होंने इस बार किया नीट 2025 में। पूरे कॉन्सेप्चुअल नॉलेज डाल दी। जो बच्चे रटके गए थे इस पेपर में उनका कुछ नहीं हो पाया। सिर्फ जो 10-15 क्वेश्चन जो इजी लेवल के थे वो सॉल्व हुए एंड बाकी के क्वेश्चन उन्हें छोड़ने पड़े एंड इतना ज़्यादा स्ट्रेस हो गया कि बाकी का पेपर भी ख़राब हो गया। अब मैं बात करूँगा क्वेश्चन वाइज कि कितने क्वेश्चन इजी थे, कितने डिफ़िकल्ट एंड कितने ज़्यादा मॉडरेट क्वेश्चन थे। तो जो आज से पहले मतलब नीट 2025 से पहले होता था, उसमें होता था कि 15 क्वेश्चन आप मान लो इजी कैटेगरी के एंड 15-20 क्वेश्चन मॉडरेट लेवल के एंड सिर्फ 2-4 क्वेश्चन ऐसे होते थे जिनमें फंसते थे बच्चे एंड जो डिफ़िकल्ट लेवल के आप मान सकते हो। बाकी पेपर एकदम फार्मूला बेस होता था एंड इजी पेपर होता था। इस बार एनटीए ने क्या किया, हर एक वो जो लेवल होता है उसको इक्वल प्रोपोर्शन में बांट दिया। 15 इजी, 15 मॉडरेट एंड 15 एकदम हार्ड क्वेश्चन जो हिल ही नहीं सके। ये 15 क्वेश्चन जे एडवांस लेवल के आप मान सकते हो। वो कैसे, वो भी मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि इन क्वेश्चन में आपको डिफरेंट डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स एक ही क्वेश्चन में यूज़ करने पड़ेंगे। आपका माइंड सिर्फ एक फॉर्मूला लगा के क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। आपको जैसे वर्क डन का क्वेश्चन है तो आपको मैकेनिक्स भी लगानी पड़ेगी एंड थोड़ा बहुत सेंटर ऑफ मास लगाना पड़ेगा। जस्ट फॉर एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ। तो इस हिसाब से डिज़ाइन किया गया कि मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स आपके यूज़ हों, आपका ब्रेन थोड़ा प्रोसेस करे एंड एनालाइज करे कि क्वेश्चन कहाँ से आया है एंड सारे चैप्टर्स को मिक्स करके आप क्वेश्चन सॉल्व करो। इसलिए जे एडवांस लेवल का है क्वेश्चन, जो 15 क्वेश्चन थे डिफ़िकल्ट लेवल के। तो इन्हीं क्वेश्चन की वजह से बच्चों का पेपर ख़राब हुआ। अब बात करूँ मैं पर्टिकुलरली केमिस्ट्री की। केमिस्ट्री में आपको जो मैं पर्टिकुलर बात करूँ, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, उन क्वेश्चन पे ज़्यादा ध्यान दिया गया था एनटीए की तरफ से। एंड असर्शन रीजन्स आप देखोगे काफ़ी ज़्यादा थे, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बहुत ज़्यादा थे एंड आपकी एप्लीकेशन नॉलेज जो होती है फिजिकल केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, वो जांचने के लिए ऐसे क्वेश्चंस डाले गए थे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री थोड़ी सिंपल थी, थोड़े ट्रिकी क्वेश्चंस थे, आप कह सकते हो 2-4 क्वेश्चन होंगे। बाकी सिंपल थी, ऐसा कुछ था नहीं। एंड जो एक क्वेश्चन था कोऑर्डिनेशन एंड कंपाउंड्स वाला, उस क्वेश्चन में 2 ऑप्शन करेक्ट माने गए हैं, आपने आंसर की में देखा होगा। तो अगर उनमें से आपने जो भी टिक किया है तो आपका ग्रेस मार्क्स मिल जाएगी, आपको 4 नंबर मिल जाएंगे। बायोलॉजी तो हमेशा से ईजी आई है नीट में, शुरू से लेके अभी तक ऐसा कोई चेंज नहीं था। बस चेंज ये था कि इस बार आपको ऑप्शन ऐसे कूद कूद के नहीं बताएगा कि मैं ही सही हूँ। हर साल क्या होता है, पूरे 4 ऑप्शन होते हैं, उनमें से 3 ऑप्शन ऐसे होते हैं जिनका कोई लेना देना ही नहीं होता उस क्वेश्चन से। तो आप एकदम देखते ही क्वेश्चन को बता सकते हो कि ये आंसर करेक्ट है एंड आप आगे बढ़ जाते हो। लेकिन इस बार ये चेंज था कि क्वेश्चन एकदम आसपास के थे, मैचिंग के थे, कि आप कंफ्यूज हो जाओ। 2-3 ऑप्शन में से तो आप कंफ्यूज ही होगे कि ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, आपको माइंड घुमाना पड़ेगा, टाइम टेकिंग प्रोसेस है ये। एंड साथ ही मैं बात करूँ लेंदी क्वेश्चंस, क्वेश्चन की लेंथ बढ़ाई गई थी, आपको पढ़ना पड़ेगा क्वेश्चन को अच्छे से। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बहुत ज़्यादा थे, असर्शन रीजन्स थे,
बायो की बात करूँ पर्टिकुलरली लेंदी थी, जो कि टाइम मैनेजमेंट में बहुत ज़्यादा आपको दिक्कत होने वाली थी इस पेपर में। तो मैं बात करूँ अब नीट 2026 के लिए कि कैसा पेपर आएगा, किस तरह से प्रिपेयर करें हम कि हमारे सारे क्वेश्चन सही हो जाएं चाहे पेपर कैसा ही आओ। तो मैं आपको सीधे सीधे बता देता हूँ। रही बात सबसे पहले फ़िज़िक्स की, फ़िज़िक्स आप इस हिसाब से करो आपको कॉन्सेप्चुअल नॉलेज हो जाए, ये नहीं कि आप सिर्फ फार्मूला रट रहे हो एंड लास्ट के मंथ में जैसे जनवरी आ गया तब तक आपने कुछ पढ़ा ही नहीं, जनवरी के बाद आप सोच रहे हो मैं सारे चैप्टर्स के फार्मूला याद कर लूँगा एंड नीट क्लियर। ऐसा बिल्कुल मत करो, कॉन्सेप्चुअल नॉलेज लो, कॉन्सेप्ट्स को समझो, हर चैप्टर के कॉन्सेप्ट को समझो एंड आप देखोगे 11th 12th के चैप्टर इंटर रिलेटेड हैं। 11th के कॉन्सेप्ट आपके 12th में यूज़ होते हैं, अगर आपकी 11th नहीं आती तो 12th आप नहीं कर पाओगे। बिना मैकेनिक्स, बिना वेव्स, बिना एसएचएम आप कुछ नहीं कर सकते। तो सारे चैप्टर को इंटरकनेक्टेड करके पढ़ो, वेव्स के, एसएचएम के सारे कॉन्सेप्ट एक होते हैं, आप समझोगे तो अच्छे से समझो चीज़ों को, क्योंकि नीट में अब यही आ रहा है। अब जब तक आप कॉन्सेप्चुअल नॉलेज नहीं लोगे, फार्मूला ये नहीं पता चलेगा आपको कहाँ पे यूज़ करना है, क्योंकि हर एक फार्मूला के पीछे उसकी एप्लीकेशन होती है कि वो फार्मूला कहाँ पे यूज़ करना है एंड कहाँ पे यूज़ नहीं करना। एक एग्जांपल देके बताता हूँ मैं आपको। जैसे आप काइनेमेटिक्स में इक्वेशंस पढ़ते हो, जैसे v = u+80। अब आपने तो याद कर लिया सिंपली। अगर आप सिर्फ याद करोगे तो आप उसकी एप्लीकेशन याद नहीं रख पाओगे, जो कि थी एक्सेलरेशन कांस्टेंट। आप उस फॉर्मूला को तभी लगा सकते हो जब आपकी एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। तो अगर आपने ये चीज़ याद नहीं की और आपने वो फार्मूला उस क्वेश्चन में लगा दिया जहाँ पे एक्सेलरेशन वेरिएबल थी, तो आपका पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा, आंसर गलत आएगा। तो ऐसे ही आपको हर फार्मूला के साथ उसकी एप्लीकेशन ज़रूर याद करनी है। फार्मूला बेशक भूल जाना, एप्लीकेशन मत भूलना। एप्लीकेशन के बिना आप पूरा ब्लंडर कर दोगे, गलत ऑप्शन टिक करके आओगे, नेगेटिव हो जाएगा बेफालतू में। फिजिक्स को अच्छे से पढ़ो, कॉन्सेप्चुअल पढ़ो, मतलब वन शॉट मत देखो जितने यूट्यूब पे हैं। अच्छे से डिटेल में चैप्टर को पढ़ो, क्योंकि अभी आपके पास काफ़ी ज़्यादा टाइम है एंड अच्छे से अभी आप कर सकते हो, अभी से स्टार्ट कर दोगे तो। एंड ये थी फिज़िक्स की बात। अब रही बात केमिस्ट्री की। केमिस्ट्री में आपको इतनी ज़्यादा ज़ोर देने की ज़रूरत नहीं है जितनी आपको फ़िज़िक्स में देनी पड़ती है, क्योंकि फ़िज़िक्स से तो न्यूमेरिकल्स वगैरह होते हैं, आपको दिमाग खर्च करना भी पड़ता है। अब केमिस्ट्री में तो आपको सिर्फ फिज़िकल केमिस्ट्री में ही न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, जो कि टफ़ नहीं होते हैं। आपको बेसिक नॉलेज है उस चैप्टर की तो आप उन क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हो, बस थोड़ी चाहिए होती है प्रैक्टिस। प्रैक्टिस तो देखो तीनों सब्जेक्ट में आपको चाहिएगी, चाहे वो जूलॉजी हो, बॉटनी हो, केमिस्ट्री हो, फिज़िक्स। बिना प्रैक्टिस के आप कुछ नहीं कर सकते। प्रैक्टिस तो आपको मस्ट करनी ही है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सारे सॉल्व करने हैं। एंड मैं बात केमिस्ट्री की कर रहा था। फिर केमिस्ट्री में बात करूं तो फिज़िकल केमिस्ट्री आपको बेसिक करनी है, अच्छे से सब चैप्टर पढ़ने हैं, प्रैक्टिस करनी है, सारे फार्मूला याद रखने हैं, इसमें भी एप्लीकेशन के साथ एंड यूनिट के साथ। यूनिट होती है जैसे जूल पर सेकेंड, ऐसे यूनिट में आपको याद रखने हैं, क्योंकि आर की 3 वैल्यू होते हैं, उसमें अलग अलग यूनिट में अलग अलग आर की वैल्यू है। एग्जाम्पल देके बता रहा हूँ, तो आपको यूनिट के साथ याद रखना है। एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जस्ट आपको याद ही करनी है, सारी रिएक्शन मैकेनिज़्म ये सब बहुत ज़्यादा आते हैं ऑर्गेनिक में, यही आपको बेसिकली याद करना है। एनसीईआरटी बेस्ड पूरी ऑर्गेनिक रहती है, एनसीईआरटी से बाहर नहीं जाता है एनटीए, और ना ही नीट में आता है। रही बात इनऑर्गेनिक की, इनऑर्गेनिक भी आप अच्छे टीचर से पढ़ो, अपना कॉन्सेप्चुअल पढ़ो, याद करो, अच्छे से प्रैक्टिस करो, हो जाएगी। केमिस्ट्री में ऐसा कोई दिक्कत है नहीं। बायो में बात करूँ, बायो कि आपको एनसीईआरटी में अच्छे से पढ़ना है, लेकिन ये नहीं है कि सिर्फ एनसीईआरटी ही पढ़ना है। एनसीईआरटी पढ़नी है, लेकिन बाद में पढ़नी है जब आपको चैप्टर पूरा अच्छे से आ जाए। आप जिस भी कोचिंग में हो, उस कोचिंग में आपकी क्लासेस होती होंगी, आपके टीचर पढ़ाते हैं, नोट्स भी बनवाते हैं। उन नोट्स को पढ़ो, रिवाइज करो 2-2 3-3 बार। जब आपको अच्छे से समझ आ जाए सारा चैप्टर, तब जाके एनसीईआरटी उठाओ एंड तब रीडिंग करो, तब आपको एनसीईआरटी अच्छे से समझ आएगी। अगर आपने चैप्टर पढ़ा ही नहीं, सीधे एनसीईआरटी उठा ली, आपके ऊपर से जाएगी, कुछ समझ नहीं आएगा। एंड जो गलतियाँ एनसीईआरटी में वो भी नहीं आप देख ही नहीं पाओगे। तो पहले चैप्टर को पढ़ो, क्वेश्चन प्रैक्टिस करो एंड रिवाइज करो, उसके बाद एनसीईआरटी को टच करना। एंड एनसीईआरटी को ऐसे पढ़ना आपको एक एक वर्ड याद हो जाए उसमें, क्योंकि आप इंट्रोडक्शन से भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं। नीट 2025 में जो इंट्रोडक्शन सेक्शन होता है चैप्टर्स का, उसमें से भी क्वेश्चन पूछे गए थे। तो इस लेवल के आपको एनसीईआरटी तैयार करनी है कि कहीं से भी क्वेश्चन आए, उस एनसीईआरटी बुक के अंदर अगर प्राइस रेंज भी मेंशन है तो वो भी आपको पता होनी चाहिए। इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एनसीईआरटी बायो के लिए। आज की वीडियो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर थोड़ी भी इन्फॉर्मेटिव लगी हो और आपको थोड़ी सी हेल्प हुई हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, क्योंकि एक सब्सक्राइबर बहुत मायने रखता है मेरे लिए। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे डॉक्टर बनो, नीट आपका ज़रूर क्लियर हो। अगर वीडियो अच्छी ना लगी हो, कोई रिव्यू हो तो कमेंट बॉक्स में फ्रीली लिख सकते हो। थैंक यू सो मच। थैंक यू।